तो पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था जनन क्या होता है, और यहाँ हमने जनन के बारे में, जनन जीव क्यों करते हैं और जनन क्या है, ये सब हमने पढ़ा था। एक बार फिर से जान लेते हैं जनन क्या है। किसी जीव द्वारा अपने जैसी संतान उत्पन्न करना जनन कहलाता है। तो किसी भी जीव द्वारा अपने जैसी संतान उत्पन्न करना जनन कहलाता है। तो जनन मूल रूप से हम जनन को दो भागों में बांट सकते हैं। जनन दो प्रकार का होता है, एक अलैंगिक जनन और दूसरा है लैंगिक जनन। अब यहाँ अगर हम पढ़े कि अलैंगिक जनन क्या है, अगर आप विज्ञान में शब्दों को हिंदी मीडियम में ज्ञान पढ़ रहे हैं तो आपके लिए अगर शब्द पर बहुत ध्यान देना जरूरी है। शब्द है अलैंगिक, यानी कि लैंगिक नहीं। तो जनन की वो विधि जिसमें लैंगिक अंगों का उपयोग नहीं होगा, वो है अलैंगिक जनन। तो यहां हम इसकी परिभाषा अगर लिखना चाहें बुक में तो कैसे लिख पाएंगे? अलैंगिक जनन, जनन की वह विधि जिसमें एकल जीव बिना लैंगिक अंगों के संतान उत्पन्न करता है। यहां केवल एक ही जीव होता है, नर और मादा की आवश्यकता नहीं है, एकल जीव। तो जनन की वह विधि जिसमें एक जीव बिना लैंगिक अंगों के संतान उत्पन्न करता है अलैंगिक जनन कहलाता है। या हम इस परिभाषा को और बेहतर तरीके से इस तरह भी लिख सकते हैं कि एकल जीव द्वारा बिना नर और मादा युग्मकों के संतान उत्पन्न करना अलैंगिक जनन कहलाता है। अब आप यहाँ दो शब्द देख रहे हैं, नर और मादा युग्मक। ये नर युग्मक क्या है, मादा युग्मक क्या है? अगर हम इसे मनुष्यों के माध्यम से समझें तो मनुष्यों में नर युग्मक जो है वो होता है शुक्राणु। नर से एक कोशिका जो प्राप्त होती है उसे शुक्राणु कहते हैं, और जो मादा से एक कोशिका मिलती है ये हमारा नर युग्मक है। और इधर जो मादा से कोशिका मिलती है वो है अंडाणु, इसे मादा युग्मक कहा जाता है। मनुष्यों में इसका नाम है अंडाणु। तो फिर से एक बार देखते हैं अलैंगिक जनन क्या है। जनन की वह विधि जिसमें एक जीव बिना लैंगिक अंगों के संतान उत्पन्न करता है, उसे लैंगिक अंगों की आवश्यकता नहीं है। इसी प्रकार से एकल जीव द्वारा बिना नर व मादा युग्मकों के संतान उत्पन्न करना अलैंगिक जनन कहलाता है। यहां हम समझे कि बिना नर और मादा युग्मकों के, उसे जरूरत नहीं है ना अंडाणु की ना शुक्राणु की, शरीर के किसी अन्य भाग से ही वो संतान उत्पन्न कर सकता है। लैंगिक जनन, ये लैंगिक जनन क्या है? नर व मादा युग्मकों की सहायता से संतान उत्पन्न करने की प्रक्रिया को लैंगिक जनन कहते हैं। इसमें एक नर युग्मक है, एक मादा युग्मक है, ये दोनों आपस में मिल जाएंगे, ये दोनों आपस में मिलकर फिर युग्मनज बनाते हैं। युग्मक आपस में मिलकर युग्मनज बनाते हैं, इस प्रक्रिया को हम कहते हैं निषेचन। तो ये युग्मन एकल कोशिका जो युग्मनज द्वारा बनेगी, ये कोशिका विकास करके नए जीव के रूप में विकसित होगी। तो हमने यहाँ दो बातें पढ़ी, एक हमारा अलैंगिक जनन क्या है और एक लैंगिक जनन क्या है। हिंदी के शब्दों पर जरूर ध्यान देना है। अलैंगिक मतलब लैंगिक नहीं, जिसमें लैंगिक अंग नहीं है, यानी कि नर और मादा युग्मक का उपयोग नहीं होता है। और लैंगिक जनन वो है जिसमें लैंगिक अंगों का उपयोग होता है, यानी कि नर और मादा युग्मकों का उपयोग होता है। कुछ परिभाषाओं में आपको ऐसा भी लिखा मिल सकता है कि इसमें दो नर और मादा जीव की आवश्यकता होती है, लेकिन ऐसा आवश्यक नहीं है। एक ही जीव में भी दोनों नर और मादा युग्मक हो सकते हैं। जैसे कि वृक्ष के फूल में नर युग्मक भी होता है, नर भाग भी होता है, मादा भाग भी होता है। एक ही फूल में होता है, दोनों नर युग्मक भी बनते हैं, उसमें मादा युग्मक बनते हैं। तो इसलिए जरूरी नहीं है कि जनन के लिए दो जीव हो लैंगिक जनन में, लेकिन हाँ दो नर और मादा युग्मकों की आवश्यकता उसमें पड़ती है, जबकि अलैंगिक जनन में ऐसा नहीं है। तो यहां तक हमने पढ़ा जनन के प्रकार। अब हम पढ़ेंगे अलैंगिक जनन की विभिन्न विधियों के बारे में। इन अलैंगिक जनन की विभिन्न विधियों के नाम इस प्रकार हैं जो हम पढ़ रहे हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे विखंडन विधि की। विखंडन विधि दो प्रकार की होती है। एक होती है द्विखंडन और दूसरी होती है बहुखंडन। तो इस दोनों प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। इससे अगली विधि जो है वो है खंडन विधि। तीसरी विधि जो हमारे पास है अलैंगिक जनन की तीसरी विधि, यह है पुनर्जनन, या हम इसे पुनर्उद्भवन भी कहा जाता है। पुनरुद्भवन। अगली विधि जो हमारे पास जनन की हमें पढ़नी है पुनर्जनन के बाद, वह है मुकुलन।
अगली विधि हमारे पास है ऊतक संवर्धन, और उससे अगली विधि जो हम पढ़ेंगे ऊतक संवर्धन तो हम अलग से पढ़ेंगे, यहां हम पढ़ेंगे कायिक, अगली विधि है कायिक प्रवर्धन, और उसके बाद बीजाणु जनन। बीजाणु जनन, तो ये जनन की विधियां हैं जिनके बारे में हम अब अलैंगिक जनन की विधियों के बारे में एक करके हम इन विधियों के बारे में पढ़ेंगे। तो अभी हम बात कर रहे थे विखंडन की, तो हम सबसे पहले अलैंगिक विधि विखंडन के बारे में पढ़ेंगे। विखंडन क्या है? जब कोई जीव अपनी कोशिका को विभाजित कर लेता है और नई संतान उत्पन्न करता है तो उस विधि को हम कहते हैं विखंडन। ये दो प्रकार की हो सकती है, एक है द्विखंडन विधि। द्विखंडन विधि क्या है? एक कोशिक जीव विभाजित होकर दो संतति जीव उत्पन्न करता है। तो यहां एक कोशिक जीव में कोशिका विभाजित होकर दो संतति उत्पन्न करती है, तो हम जनन विधि कहेंगे द्विखंडन जनन। जैसे कि अगर हम उदाहरण ले लेते हैं, उदाहरण में हम ले लेते हैं अमीबा का। तो अमीबा में अगर आप देखते हैं, अमीबा में जो कोशिकीय विभाजन है वह किसी भी तल से हो सकता है, कहीं से भी कोशिका विभाजन हो सकता है, कोई निश्चित तल नहीं है। तो अमीबा में जैसे ही केंद्रीय पदार्थ द्विगुणित होकर बढ़ने लगता है, उसी तरह से बाहरी कोशिका भी विभाजित होने लगती है और इस प्रकार से कोशिका दो भागों में विभाजित हो जाती है। तो यहां अगर हम देखें तो अमीबा में हुआ क्या है? अमीबा में एक कोशिकीय जीव है कि कोशिका विभाजित होकर दो संतान में बदल गई है। तो इस तरह के विभाजन को हम कहते हैं द्विखंडन विधि। अगर हम युगलीना की बात करें, अगर आप युगलीना को देखेंगे चित्र द्वारा, तो युगलीना जो है इसमें जो कोशिका विभाजन है वो वर्टिकल इस तरह से होता है, सीधे तौर पर इस तरह कोशिका दो भागों में विभाजित होकर दो आपको दिखेंगे कि दो जीव धीरे धीरे विभाजित होकर कोशिका से दो जीव बनने लगेंगे और दो भागों में बढ़ जाएगा। जबकि पैरामीशियम में यह अलग तल पर होता है। तो इस तरह से हमने देखा कि अलग अलग तल पर अलग अलग जीवों में हो सकता है, लेकिन एक कोशिक जीव में जीव विभाजित होकर दो संतति उत्पन्न कर दे तो हम विखंडन को कहेंगे द्विखंडन। जैसे शब्द कह रहा है द्वि, दो में बट जाना। तो एक कोशिक जीव का विभाजित, एक कोशिक जीव की कोशिका का विभाजित होकर दो संतति जीव उत्पन्न करना द्विखंडन कहलाता है। आप इस परिभाषा को यथावत लिख सकते हैं। अगली बात हम करते हैं बहुखंडन की। ये बहुखंडन क्या है? बहु मतलब बहुत से टुकड़ों में बंटना। तो शब्द ही बता रहा है जब एक कोशिक जीव विभाजित होकर अनेक संतति उत्पन्न कर दे। जब एक कोशिक जीव, एकल कोशिका वाला जीव होता है, एक ही कोशिका होती है, तो एक कोशिका वाला जीव यदि विभाजित होकर अनेक संतति उत्पन्न कर दे तो यह जनन विधि कहलाती है बहुखंडन विधि। ऐसा हम देख सकते हैं प्लाज्मोडियम में। प्लाज्मोडियम जो है वो एक तरह का प्रोटोजोआ है। ये प्रोटोजोआ मलेरिया के कारक प्रोटोजोआ है। इसमें एक केंद्रक जो है पहले विभाजित हो जाता है, बहुत सारे टुकड़ों में विभाजित हो जाता है। केंद्रक पदार्थ बहुत सारे केंद्रकीय पदार्थों में विभाजित हो जाता है और अब उन सभी का अपना अपना कोशिका जो द्रव्य है वो कोशिका संगठन बन जाता है, अपना कोशिका संगठन विकसित हो जाता है। जब कोशिका पूरी तरह विकसित हो जाती है तो बाहर की जो भित्ति होती है वो फट जाती है और फटने के बाद ये नई बनी संतान मुक्त हो जाती हैं, बन जाती है। तो यहां क्या कहते हैं कि जब एक कोशिक जीव विभाजित होकर अनेक संतति उत्पन्न करता है तो यह जनन विधि बहुखंडन कहलाती है। तो आप इसे लिख सकते हैं, बहुखंडन क्या है कि जब एक जीव की कोशिका विभाजित होकर अनेक संतान उत्पन्न करती है तो यह जनन विधि बहुखंडन विधि कहलाती है। तो हमारी दूसरी विधि जो अलैंगिक जनन की है हम उसके बारे में पढ़ेंगे। दूसरी विधि है खंडन विधि। खंडन विधि क्या है? सरल कोशिका वाले बहुकोशिक जीव, जैसे कि हम ये देख रहे हैं स्पाइरोगैरा, एक नील हरित शैवाल है ये। तो सरल कोशिका वाले बहुकोशिक जीव विकसित होकर छोटे छोटे टुकड़ों में खंडित हो जाते हैं। प्रत्येक खंड एक नया जीव होता है। अगर हम स्पाइरोगैरा को 3 हिस्सों में किसी कारण जल के प्रवाह से भी टूट सकती है या किसी कारण तोड़ दें तो टूटने पर जितने टुकड़े बनेंगे प्रत्येक टुकड़ा एक नया जीव है। तो खंडन मतलब टूटना। तो
सरल कोशिका वाले बहुकोशिक जीव है। ये बिल्कुल सरलतम कोशिका वाले जीव है। हालांकि बहुकोशिकीय जीव बन गए हैं। पिछला जो हमने विखंडन पढ़ा था वो था एक कोशिका वाले जीवों में, ये बहुकोशिका वाले जीव है। यदि टुकड़ों में खंडित हो जाते हैं तो प्रत्येक खंड एक नया जीव होता है। यह विधि खंडन कहलाती है। स्पाइरोगेरा जो कि नील हरित शैवाल है, आपको जल में आसानी से दिख जाएगी, जहां पानी इकट्ठा हो रहा है वहां आप उसे ढूंढ सकते हैं। तो ऐसे किसी तालाब में आप देख सकते हैं इसको, वहां जो है ये इस तरह का जीव है कि अगर तोड़ दें हम इसको टुकड़ों में तो उतने ही नए जीव बन गए। ये विधि है खंडन विधि। अगली विधि की अगर हम बात करें पुनर्जनन। पुनर्जनन विधि का मतलब है फिर से जनन करना या फिर से अपने आप को पैदा कर लेना। इस विधि में क्या होता है, पुनरुद्भवन भी कहते हैं, फिर से प्रकट हो जाना। ये कैसी विधि है, हाइड्रा तथा प्लेनेरिया जैसे सरल जीव, ये हाइड्रा में भी होता है, प्लेनेरिया में भी होता है। हमने यहाँ उदाहरण में आपको प्लेनेरिया दिखाया है। तो हाइड्रा तथा प्लेनेरिया जैसे सरल प्राणियों में यदि कई टुकड़ों में प्राणियों को यदि कई टुकड़ों में काट दिया जाए तो प्रत्येक टुकड़ा विकसित होकर पूर्ण जीव का निर्माण करेगा। इसमें अंतर क्या है, यहां तो हम काट देंगे तो प्रत्येक जीव एक नया जीव अपने आप बन गया, लेकिन यहां ऐसा नहीं है। यहां अगर हम उसके टुकड़े कर दें, जैसे कि मैंने 3 टुकड़े कर दिए, 4, 5, 10 कितने भी हो सकते हैं, तो शरीर के जितने टुकड़े कर देंगे प्रत्येक टुकड़े का बाकी भाग जो है धीरे धीरे बनने लगेगा और बनकर विकसित होकर एक नया जीव बना देगा। तो आप यहां देखें कि ऊपर वाले हिस्से को नीचे का हिस्सा बन गया, बीच वाले हिस्से को ऊपर और नीचे का हिस्सा आने लगा और नीचे वाले हिस्से में ऊपर का हिस्सा पैदा हो रहा है। तो इस प्रकार से सभी में एक नया जीव विकसित हो गया है। तो एक प्लेनेरिया के 3 टुकड़े करने पर 3 प्लेनेरिया बन गए। तो हाइड्रा या प्लेनेरिया का यदि किसी कारण से दुर्घटना में क्षतिग्रस्त हो जाए, शरीर क्षत विक्षत हो जाए किसी भी कारण से, तो ऐसी स्थिति में जितने टुकड़े शरीर के हो जाते हैं उतने ही टुकड़ों से नया जीव विकसित होकर नए जीव बन जाते हैं। तो यह विधि है पुनर्जनन या पुनर्उद्भवन की जनन विधि। अगली विधि जो हम बात करेंगे वह है मुकुलन।